ओम प्रकाश राजभर साहब कह रहे हैं, ये क्या आकलन है सर? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अब मुसलमानों में चेतना आ गई है, तो क्या बीएमसी चुनाव में मुसलमानों की चेतना जागी और उन्होंने ओवैसी साहब को चुना? मतलब ये चेतना आई है, इसको हम कैसे देखें? जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं और वो ये जानते हैं कि कहां फायदा कहां नुकसान है, तो उस हिसाब से अपना करवड़ बदल लेते हैं। तो ये उनका ये कहना कि मुसलमानों में चेतना आई है, इसको किस संदर्भ में समझा जाए? नहीं, देखिए, दशकों बाद मुसलमानों ने अपना एक नेता माना है बीएमसी के चुनाव में। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जहां तक बात है, तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग 20% मुसलमान रहते हैं, महाराष्ट्र में भी लगभग 19% मुसलमान रहते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अगुवाई कौन करता है? या तो आजम खां का परिवार करता है, या तो इमरान मसूद का परिवार करता है, या तो अंसारी बंधु करते हैं। इन तीन के बाद कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस रही हो या समाजवादी पार्टी हो, किसी ऐसे मुस्लिम को आगे नहीं लाना चाहती है जिससे उनको भविष्य में दिक्कत हो। अगर मुसलमानों को लगता है कि कांग्रेस और समाजवादी में केवल हमसे वोट लिया जाता है, हमको वोट लेके छल दिया जाता है, तो वो अपना विकल्प चुने। हमारे मंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा कि हम तो, हमारे पास 6 विधायक हैं, 6 विधायकों के दम पे ही हम, देखिए, शोषितों, वंचितों और तमाम जो शब्द राजनीति में लिया जाता है, उनके आधार पर हम काम कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, दो चीजें देखिए, एक तो ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सरकार आपकी है, आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में तो कोई शोषित रहा ही नहीं होगा ना मुस्लिम समाज में। अगर आपकी सरकार है टेक्निकली, तो वहां तो कोई शोषित रहा ही नहीं, तो फिर उनको अपना मुस्लिमों का नेता चुनने की जरूरत क्या? ये आप अपनी पार्टी के लिए वोट क्यों नहीं मांगते फिर? नहीं, देखिए, अभी जो बयान है ये महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में है कि महाराष्ट्र की जनता ने एआईएम के ऊपर विश्वास जताया और वहां वोट दिया। अच्छा। उत्तर प्रदेश में भी अगर इन दो पार्टियों से उनका मन भर गया होगा, तो या तो मतलब ये एनडीए के पाले में आएंगे, आपको नहीं मिलेगा वोट। नहीं, बिल्कुल मिलेगा। और नहीं मिलता तो आज हम सरकार में कैसे रहते? बिना वोट मिले तो हम सरकार बनाए नहीं है। बिना वोट बनाए, आप बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार थी समाजवादी पार्टी की 2012 में। लेकिन 2012 राघवेंद्र द्विवेदी साहब, जब आप यहाँ पर एसबी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, जिस वक्त ओम प्रकाश राजभर वो बयान दे रहे थे, ऐसा लग रहा था वो एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, ऐसा लग रहा था वो लॉबिंग कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के लिए। नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में एक बात स्पष्ट है, चूंकि वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते हैं। अच्छा। जो है वो बात कहते हैं, जो नहीं वो नहीं करते हैं। इसीलिए उनको मीडिया भी सपोर्ट करता है। कभी कभी नहीं, पार्टी के खिलाफ जो सही, देखिए, सही सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता ना। उन्होंने ये कहा कि मुझे तो पसंद है सही सुनना। मुहम्मदनों को अगर लगा कि नहीं ओवैसी को वोट देना चाहिए, दिए। यहाँ भी अगर उनको लगता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ अगर एनडीए के विरोध में, पूजा मिश्रा के पास जाता हूं। पूजा मिश्रा जी, अगर ये चेतना जाग गई, मतलब ओम प्रकाश राजभर कह रहे चेतना जगाई है, जो कि चेतना जागी बिहार के चुनाव में मुस्लिमों की, जो चेतना जागी अभी महानगर पालिका के चुनाव में, बीएमसी के चुनाव में, तो ये चेतना जाग गई तो सीधा असर तो 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। सबसे ज्यादा असर तो समाजवादी पार्टी को ही पड़ेगा ना मैम, क्योंकि आकलन ये कहता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में तकरीबन 80% वोटर्स तो आपके खाते में गए थे मुस्लिमों के। अनुराग जी, देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग प्रिसाइज हो जाते हैं ना, क्योंकि आप लोग प्रिसाइज हो रखे हैं मुस्लिम वोटर पे, प्रिसाइज हो जाते हैं ओपी राजभर पे, क्योंकि हम अभी जो डिबेट चल रही है उसे प्रिसाइज है। तो पहली बात तो ओपी राजभर के भी प्रवक्ता जो कह रहे थे, उनको शायद पता नहीं है, आज ही 18 तारीख है, आज जो है आजमगढ़ गए हुए थे, अहिरैला थाना क्षेत्र में एक जो है इंटर कॉलेज है वहां पर, और उन्होंने वहां पे कहा हुआ है कि जो है बिना लाइसेंस के हथियार बांटे जाएं। तो ये तो ओपी राजभर जी का चरित्र है, वो चेहरा है कि वो ना तो फैक्ट की बात करते हैं, ना तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, ना ही जो है वो किसी के हित की बात करते हैं, वो सिर्फ सेल्फ हित की बात करते हैं, और बिन पेंदी के लोटा है, जब चाहे वहां ढनक जाए। कहावत है कि सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें हजार। ये लोटा आपके पास आता तो आप भी दोनों बाहें खोलकर एक्सेप्ट तो करते हैं, इस फैक्ट को तो आप भी झुठला नहीं ढनक जाए। मैं कह ही रही हूँ, हमने डिनाई कहा गया, मैंने पहले बोला कि हम प्रिसाइज हो जाते हैं, मैं प्रिसाइज इसीलिए नहीं, प्रिसाइज नहीं है, वोट बैंक की मजबूरी है साहब, क्योंकि वो राजभर वोट बैंक पर उनका अच्छा होल्ड है, तो आपको लगता है 4 सीटें हमारे पास ज्यादा आ जाएंगी, तो आप भी ओम प्रकाश राजभर को झेलते हैं जो बीजेपी करती है। ये आपका नजरिया है, ये आपका नजरिया है। अगर इससे अलग कुछ बता दीजिए, इससे अलग कुछ बता दीजिए फिर। मेरा नजरिया अगर गलत है तो मौका दीजिए, मौका दीजिए प्लीज मैम, प्लीज। तो अनुराग जी, अगर आप चाहते हैं कि, आप कह रहे हैं ना, अगर जो है सरकार में आप रहेंगे तभी तो आप हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार में हमें 2 सीटें कम मिल रही है और अगर राजभर आकर के समर्थन करते हैं और हम लड़ पाते हैं पिछड़ों के लिए भी, हालांकि राजभर जी नहीं लड़ते, वरना सरदारती
लेखपाल भर्ती, ये सारों में जो पिछड़ों का अधिकारों का हनन हुआ है उसके लिए लड़ रहे होते, पर इन्होंने नहीं लड़ा। ये कहते समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जो आकर के प्रोटेस्ट कर रहे होते छात्रों को। तो इससे परेशानी क्या है? अब हम प्रिसाइज होते हैं मुस्लिम वोटों को, जो कह रहे मुस्लिम वोटर्स जो है, पहली बात तो किसी भी वोटर्स के लिए ये शब्द का प्रयोग करना किसी के गुलाम है नहीं है। अगर रहे होते तो आपको लगता है 2014 में भाजपा की सरकार बनती? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए सिर्फ 2 लोगों के वोट करने से, या भाजपा की सरकार बन जाए किसी एक समाज के वोट ना करने से। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं चल रही हैं वो ग्राउंड पे ये है कि बेरोजगारी चरम पे है, एग्जाम नहीं हुए हैं, और जो मुस्लिम समुदाय है उनको टारगेट करके एक्शन लिया जा रहा है। ये 80-20 का कॉन्सेप्ट तो यही पॉलिटिकल पार्टियां लेकर आई ना, तो 80-20 के कॉन्सेप्ट में 80% तो ज्यादा था, और अगर वो कंसोलिडेट होगा, जिसकी सियासत आप आरोप लगाती हैं कि हिंदुत्व की सियासत बीजेपी करती है, तो उसको उसका फायदा है। लेकिन आप एमवाय समीकरण वाली पार्टी है मैम, आप ये क्यों भूल रही हैं? ये एमवाय समीकरण तो आप ही की देन है ना। अभी भी आप पूरे देश में या पूरे राज्य में सबके वोट लेने की बात कहां करती हैं? आप बात करती हैं पीडीए की। अनुराग जी, ये आपका नजरिया, आपको लगता है समाजवादी पार्टी सबकी बात नहीं कर रही होती है? तो मैम ये पीडीए टर्मिनोलॉजी और एमवाय समीकरण ये कहां से एग्जिस्ट करते हैं? ये कौन लेकर आया? पीडीए की बात करते हैं हम। समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर के आई हुई है, और पीडीए की बात डंके की चोट पे करते हो, करते भी रहेंगे। आप चाहे बोले कि प्रोटेस्ट करने वाले समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, चाहे कुछ भी कह लीजिए, हम उनके अधिकारों की बात करेंगे, वरना लेखपाल में जो 1700 सीटें बढ़ाई गई पिछड़ों की, वो ना बढ़ाई जाती। चलिए, मोस्ट अवेटेड गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए, आदिल हसन। आदिल भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। और संभवतः हमारे यहाँ जब हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार बात कर रही थी तो शायद आप ही का जिक्र किया था कि आप बंगाल गए थे, आप ही थे, अगर तो प्लीज उसको कंफर्म कर दीजिएगा। खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन आदिल भाई, ओवैसी साहब क्या वाकई में मुस्लिमों के बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अब तक जो मुस्लिम वोटों की रहनुमाई कर रहे थे उनका क्या होने जा रहा है? ओवैसी साहब ने कभी दावा नहीं किया कि वो मुसलमानों के नेता हैं। ओवैसी साहब मजलूमों की आवाज हैं। ओवैसी साहब दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिस भी बिरादरी के साथ नाइंसाफी हुई है उसकी आवाज है। सीमांचल में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, सिर्फ 30-35% सिर्फ मुसलमान रहते हैं, हर बिरादरी के लोग रहते हैं। पहली बार 16 अगस्त 2015 को ओवैसी साहब गए थे, और आज सीमांचल को एक पहचान मिली। सीमांचल के मजलूमों की आवाज है। वहां की बाढ़ की समस्या, वहां की कटान की समस्या, वहां पे लोगों की बेरोजगारी, पलायन, हर मुद्दे को उन्होंने उठाया। आपने देखा कि सीमांचल को स्पेशल स्टेटस की मांग, पार्लियामेंट में बिल उन्होंने लाया, हाईकोर्ट बेंच की बात की, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच की बात की, मेडिकल कॉलेज बलरामपुर बारसोई हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, अररिया हो, उसकी बात। जब भी सीमांचल में ज्यादती हुई, बिजली कांड बारसोई में हुआ था, 2 लोगों को मारा गया था, उसमें हिंदू भाई भी था, मुस्लिम भी भाई था। उसको बिजली की मांग पर मारा था, मांग किया था बिजली होनी चाहिए, 12 घंटा 8 घंटा रहती थी, सिर्फ बिजली पर, उस पर गोली चलाया था पुलिस ने। अगर सबसे पहले आवाज उठी थी तो इसी दारुसलाम में उठी थी। बैरिस्टर आप सही कह रहे हैं आदिल भाई, बहुत अच्छा बोले। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, 2 फैक्ट तो आपने भूल सकते ना। पहला तो ये कि अभी ये महानगर पालिका के चुनाव में ओवैसी साहब कह रहे थे कि आपको नेता चुनना होगा, नहीं तो बीजेपी की सरकार रही तो कल को आप स्कूल नहीं जा पाएंगे। ये डर तो ओवैसी साहब ही दिखा रहे थे। दूसरा, क्या इस ट्रेंड को पूरा देश नहीं जानता कि ओवैसी मुस्लिम बाहुल सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारते हैं? पूरे देश में फुल फ्लैश चुनाव आपको लड़ते कहां हैं? आप तो उन सीटों को चिन्हित करते हैं जहां पर मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा होती है और वहीं चुनाव लड़ते हैं। तो कैसे मुस्लिम वोटों की ठेकेदारी या रहनुमाई नहीं करते आप लोग? अनुराग भाई, पहली बात की बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज बंद होता है उसमें जश्न मनाती है, 42 बच्चे मुसलमान हो जाते हैं। अब्दुल नासिर बैतूल में एक आदिवासी बहुल इलाके में स्कूल खोलता है, उसको मुसलमान मदरसा के नाम पर उस बुलडोजर कर दिया जाता है स्कूल को। आपने देखा मुस्लिम इलाकों में थाना खुलता है लेकिन हॉस्पिटल और स्कूल नहीं खुलता है। ये सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूद रहमान रिपोर्ट, फातमी कमेटी, आपके सामने है। ये कोई एमआईएम का रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की नहीं। आदिल भाई, आप सारी बात ये कह रहे हैं, कौशल कांत जी सुन रहे हैं, और मैं उनके पास भी जाऊंगा और इन सारी बातों का जवाब दूंगा। आदिल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि क्या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां थी जिन पर आरोप, अभी हमारे साथ नाविका कुमार के साथ जब ओवैसी साहब बात करें तो उन्होंने कहा कि अब तक दिया क्या कांग्रेस पार्टी ने या समाजवादी पार्टी ने? इसका मतलब यह कि वो भी जानते हैं कि अब तक रहनुमाई करने वाली यही पार्टियां थी। तो क्या अब मुस्लिम वोटर्स की चेतना जाग गई है और क्या नेता के रूप में अब ओवैसी साहब को एक्सेप्ट किया जा रहा है? मेरा सवाल तो ये है। हम तो सब क्या, हम मेरे साथ विजय सर हैं, गोवंडी से जीते, काकड़े साहब जीते, अनुराधा उपाध्याय जीते। ऐसा कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो एमआईएम जीती उसमें हिंदू कैंडिडेट, दलित कैंडिडेट, आदिवासी कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट हमने जीता है। हमने सबको मौका दिया। हाँ,
एक सच्चाई है कि जब आपके सामने मैंने बोला सच्चा कमीशन, रंगनाथ पिछड़ा कमीशन, हर रिपोर्ट में हमारी स्थिति बद से बदतर है, हम अपनी आवाज उठाते हैं। पहला दलित मेयर हैदराबाद ये बदतर स्थिति किसने की भाई? 70 सालों तक तो कांग्रेस पार्टी ने राज किया था देश में। उसमें सुनिए, उसमें कांग्रेस सपा भी है, तो उसके बाद उसमें 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी एमयू किशनगंज को पैसा दे दिया, जामिया और अलीगढ़ का पैसा कम कर दिया, और इस प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म कर दिया, पोस्ट डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दे दिया, लेकिन हमारे इलाके में आदिल भाई मैं ये कह रहा हूं कि सारी बात सही है, लेकिन ऑनरशिप करने वाली तो दो पार्टियां ना कि भाई हम सेक्युलर हैं, तो उसमें एक समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है। भाई चलिए बीजेपी को आप जितना कोसना है कोस लीजिए, उन पर तो आरोप लगता है कि वो सिर्फ हिंदुइज्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। ये दोनों पार्टियां जो अब तक ऑनरशिप रखती थी, तो बदहाली का अगर आरोप लगा रहे तो इन पर ही आरोप लगेंगे ना, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स तो उनको वोट दे रहा था। इन पर ये तो पूरे जो पाप की जननी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मेरठ, मलियाना, भिवंडी, भागलपुर, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर कांग्रेस के चलते फसादात नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाली, जड़ ताला खुलवाने वाली, बाबरी मस्जिद में मूर्ति पूजन करवाने वाली, सब कुछ तो कांग्रेस पार्टी ने की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाजपा उससे आगे है, भाजपा उसी चीज को बढ़ाती है। आपने एक मुस्लिम एमपी मिनिस्टर नहीं है, एक पासमानदा की बात करते हैं, पासमानदा मिनिस्टर एमएलए नहीं है। गुड क्वेश्चन, यू शुड आस्क दिस। कौशल कांत जी, मैं कह रहा हूं अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा सर, क्योंकि एक सेकंड प्लीज जल्दी से, आदिल भाई जल्दी से। देवेंद्र फडणवीस इनके महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, अपोजिशन पे थे, तो हाई कोर्ट ने कहा था 4.5 रिजर्वेशन महाराष्ट्र के स्कूल कॉलेज में दिया जाए मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को। अभी तक नहीं दिया, ठीक है, रूलिंग में ओके सर, दिया, अल्पसंख्यक में नाच रहे थे कि दिया जाए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.